एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। हाँ, तो अपना एक एक क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि संसद पहला क्वेश्चन है कि संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का क्या अर्थ है। ठीक। अब हम सबसे पहले आते हैं प्रश्नकाल पर, क्वेश्चन आवर पर। तो प्रश्नकाल की शुरुआत कितने बजे से होती है? 11 से 12, ये समय है प्रश्नकाल का। उसी पे लिखते जाइएगा व्याख्या, आगे पीछे कहीं पर या पीछे। ये तो प्रश्नकाल का है। तो प्रश्नकाल में क्या पूछा जाएगा? तो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न कौन पूछता है? मंत्री पूछते हैं। नहीं, मंत्री नहीं, संसद के सदस्य पूछते हैं। और प्रश्न किससे पूछा जाता है? मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न। अब शून्यकाल क्या है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय का मतलब 12 से लेकर के 1 का समय कहलाता है शून्यकाल। अब यहां पर लिखा गया है क्या कि प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्यसूची निश्चित नहीं रहती है, इसमें से कौन सा विकल्प सही करेंगे? पहला विकल्प सही करेंगे। प्रश्नकाल की शुरुआत कितने बजे से है? 11 से लेकर 12, और 12 से 1 कौन सा हो जाएगा? शून्यकाल। ठीक। शून्यकाल भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया नाम है। क्या चीज? हाँ, तो शून्यकाल भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया नाम है और इसमें बिना सूचना के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अब इसको समझते हैं। पहले हम अनुच्छेद 53 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक, अनुच्छेद 53। फिर इसके बाद है, आ जाता है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? यहां पर क्या उत्तर लगेगा? राज्यपाल। यहां पर हम कौन सा विकल्प सही करेंगे? ए। और इसके आगे अनुच्छेद भी लिख लीजिएगा। अनुच्छेद कौन सा होगा? 154। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। लिखा गया तीसरा, संविधान के उद्देश्य में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? ठीक।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये प्रस्तावना की बात की जा रही है। तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। यह प्रस्तावना में पहली बार संशोधन है और यही पहली बार है और अब तक यही एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। और इस संविधान संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं और यह 3 नए शब्द कौन कौन से हैं? एक समाजवाद शब्द है और दूसरा कौन सा शब्द है? पंथ निरपेक्ष शब्द है और तीसरा शब्द कौन सा है? अखंडता। यह 3 नए शब्द जोड़े गए। तो इसमें हम कौन सा आंसर सही करेंगे? बी, 1976। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आ गई? संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। तो संघात्मक का सेंस क्या है? कि शक्ति केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच बटी हो, सेपरेशन ऑफ पावर। ऐसी व्यवस्था को हम कौन सी व्यवस्था बोलेंगे? संघात्मक। ठीक। और यह जो वितरण होगा शक्तियों का, यह वितरण किसके द्वारा होगा? संविधान द्वारा यह वितरण की होगा। संविधान द्वारा लिखित रूप से यह व्यवस्था कहलाएगी संघात्मक। अगर हम बात करते हैं कैसी व्यवस्था की? एकात्मक। एकात्मक व्यवस्था का मतलब हुआ शक्ति एक ही जगह केंद्रित, एक ही जगह केंद्रित। ऐसी अगर व्यवस्था है तो वह व्यवस्था कैसी कहलाएगी? एकात्मक। और संघात्मक का मतलब शक्तियां किसके किसके बीच बटी हो? केंद्र और राज्य। इसमें से हम कौन सा विकल्प सही करेंगे? पहला, कि संविधान लिखित है, संविधान में संघ का वितरण किया गया है। ठीक। संघ का वितरण नहीं, मतलब यहां पर आप लिखना चाहिए कि शक्ति का वितरण जो है, शक्ति का वितरण हो। और यह शक्ति का वितरण किसके किसके बीच हो? केंद्र के बीच हो और उसके साथ साथ राज्य के बीच हो। नहीं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अलग है, संसदात्मक शासन प्रणाली, उसको बोलेंगे शासन प्रणाली। यह व्यवस्था कहलाती है, ये अलग सिस्टम है ही। संघात्मक का मतलब क्या निकला? कि शक्ति बटी हो, किसके किसके बीच हो। ठीक। ये है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? ठीक। तो अब आप अगर मूल संविधान देखेंगे, मूल संविधान का मतलब क्या हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं रहता है। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा जाता है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा जाता है। यहां पर हम कौन सा उत्तर सही करेंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा विकल्प सही हुआ? सी विकल्प सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है? पूरक। पूरक का मतलब विरोधी नहीं है, सहयोगी है। इसका कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता
एवं समानता एक दूसरे के क्या हैं, सहयोगी हैं, इसी को बोला जाता है पूरक। अब यहां से क्वेश्चन बन रहा है कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो स्वतंत्रता समानता को एक दूसरे के पूरक या सहयोगी मानते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस विचारक में एक तो रूसो आपको मिलेंगे, दूसरा आपको मैकाइवर मिलेंगे, तीसरा आपको मिलेंगे पोलार्ड मिलेंगे, ठीक, और उसके साथ साथ मिलेंगे बार्कर, एडमंड बार्कर। ये इतने विचारक हैं जो एक दूसरे के स्वतंत्रता एवं समानता को क्या मानते हैं, सहयोगी। विरोधी में कौन कौन है, लॉर्ड एक्टन हैं, डी टाकविले। अगर यहीं पे विरोधी पूछा जाए कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी कौन मानते हैं, तो विरोधी में दो नाम आता है, एक नाम आता है लॉर्ड एक्टन और उसके साथ साथ एक नाम और आता है डी टाकविले। ये क्या मानते हैं, विरोधी। और रूसो, मैकाइवर, पोलार्ड और बार्कर क्या मानते हैं, स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के क्या है, सहयोगी हैं या पूरक हैं। तो इसमें से हम कौन सा विकल्प सही करेंगे, रूसो, सी विकल्प को सही करेंगे, सी इज राइट आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, ठीक। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आप अगर प्राचीन काल में देखेंगे तो धर्म राजनीति एक थी, धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं थी, मतलब एक ही थी। धर्म और राजनीति अलग अलग दोनों नहीं थी। लेकिन एक विचारक आता है, विचारक कौन सा है, मैकियावेली, यह विचारक है। मैकियावेली क्या करता है, धर्म और राजनीति को अलग अलग कर देता है, धर्म और राजनीति को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। फिर मैकियावेली के बाद कौन से विचारक आते हैं, गांधी जी। मैकियावेली अलग अलग कर देता है धर्म को राजनीति से, लेकिन फिर गांधी जी आते हैं और ये धर्म और राजनीति दोनों का क्या कर देते हैं, एकीकरण कर देते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, यहां पर क्या उत्तर होगा, महात्मा गांधी। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस विचारक ने धर्म और राजनीति को अलग अलग कर दिया, तब क्या उत्तर होगा, मैकियावेली। और किसने दोनों को एक ही में कर दिया, गांधी जी। पहले ये दोनों एक ही में थे, लेकिन मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से पूरी तरह से क्या कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन जब गांधी जी आते हैं तो ये धर्म और राजनीति का क्या कर देते, एकीकरण कर देते हैं। क्या गलती होगी, अब इसके बाद है, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है। सबसे पहले हम देखते हैं मनु ने जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा दिया है। तो मनु जो है राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक हैं, दैवी सिद्धांत, डिवाइन पावर, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। तो जितने भी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं वह राजा को क्या मानते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। इसका मतलब कि मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना जाएगा, ईश्वर के अधीन माना जाएगा। यहां पर हम कौन सा विकल्प सही करेंगे, डी। सही हो रहा है,
कोई दिक्कत नहीं ना है? तो महात्मा गांधी वाला गड़बड़ है, वो अलग बात है। वो तो गड़बड़ है, तभी तो टेस्ट दे रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया? जेल सुधार कार्यक्रम, जेल सुधार कार्यक्रम, ठीक। जैसे इस समय कैदियों को जब जेल में बंदी किया जाता है, तो बंदी करने के पीछे क्या रीजन है? सुधार, उनके चरित्र में क्या आ जाए? सुधार। तो जेल सुधार मतलब जेल के अंदर जो कैदी बंदी हैं, उनको सुधार के लिए कार्यक्रम सबसे पहले किसने चलाया है? बेंथम, बेंथम चलाया है। और बेंथम का एक सिद्धांत आता है उपयोगितावाद, उपयोगितावाद। ये किसका सिद्धांत है? बेंथम का। और उपयोगितावाद क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। ये किसका नारा है? उपयोगितावादी विचारक। और उपयोगितावाद के जनक कौन हैं? बेंथम उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। तो जेल सुधार कार्यक्रम किसने चलाया? उपयोगितावाद के जनक कौन हैं? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। ये किस सिद्धांत का है? उपयोगितावाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? लेवियाथन। तो हाब्स ने लेवियाथन को किस वर्ष लिखा है? 1651। और लेवियाथन में हाब्स ने किसकी बात की है? निरंकुश शासन की। हाँ, निरंकुश राजतंत्र की या निरंकुश शासन की। अब यहां पर एक दो क्वेश्चन और बताइए। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लेटो को किस किताब ने अमर बना दिया? रिपब्लिक। ठीक, अगला, अरस्तु को किस किताब ने अमर बना दिया? पॉलिटिक्स। मैकियावेली को किस किताब ने अमर बना दिया? प्रिंस। इसमें से हम कौन सा सही करेंगे? बी को सही करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक, थोड़ा सा सेंटेंस गलत छापा है, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक सर्वप्रथम कौन है? यहां पर लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम कौन है? कौन है? ठीक, राजनीतिक संप्रभुता। अब ये उत्तर आपको डायरेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। अब इसको उत्तर को काफी हद तक संप्रभुता को समझना होगा। संप्रभुता, संप्रभुता को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉवरेंटी। संप्रभुता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉवरेंटी बोलेंगे, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक सुपर और एक एनस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च, सर्वोच्च सत्ता। तो सॉवरेंटी का अर्थ क्या हो गया? सर्वोच्च सत्ता। ठीक, इसका मतलब संप्रभुता की हिंदी यहां पर क्या हो गई? सटीक हिंदी समझने के लिए सर्वोच्च सत्ता। अब देखेंगे संविधान में बार बार संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो जहां भी संप्रभुता शब्द आए तुरंत उसका सेंस होना चाहिए सर्वोच्च सत्ता। दो शब्द आएगा, एक संप्रभु आएगा। संप्रभु, संप्रभु का मतलब
कि जिसमें सर्वोच्च सत्ता रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? संप्रभु। तो सर्वोच्च सत्ता किस में रहती है? राजा में, अर्थात राजा क्या है? संप्रभु है। और सर्वोच्च सत्ता को हम क्या बोलेंगे? संप्रभुता। तो संप्रभु का मतलब जिसमें सर्वोच्च सत्ता रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? संप्रभु। और संप्रभुता का मतलब क्या हो गया? सर्वोच्च सत्ता। अब संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो सबसे पहले बोधा ने किया है। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बोधा ने किया है सबसे पहले। और बोधा ने अपनी ये बोधा की एक बुक आती है, 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट। 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट, इसकी बुक का नाम ही है 6 बुक्स कंसर्निंग द स्टेट। 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट। और यह बुक कब बोधा ने लिखा है? 1576 में। इसी बुक में सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग करता है। कौन करता है? बोधा। 1576। बुक का नाम है 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट। ठीक, तो संप्रभुता का सेंस क्या हो गया? सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बोधा ने। अपनी किस पुस्तक में किया? 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट। और कब किया? 1576 में किया। अब इसके बाद संप्रभुता से संबंधित कई थाट आते हैं। अब हम लोग उधर चलते हैं, संप्रभुता से संबंधित कई अन्य चीजें भी आती हैं, अब हम लोग उसको देखते हैं। जैसे अगर लोकप्रिय संप्रभुता की बात की जाए तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है? रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा दी है। अगर विधिक संप्रभुता की बात की जाए तो विधिक या कानूनी संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है? हाब्स ने। विधिक या कानूनी संप्रभुता की अवधारणा हाब्स ने दी है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा रूसो। सीमित संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है? राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा। तो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है? लॉक ने दी है। लेकिन अब यहां पर आप देख रहे हैं विकल्प लॉक है नहीं, विकल्प में लॉक नहीं है। ठीक, अब ये डायसी सही होगा उत्तर। कैसे डायसी सही होगा? अब इसको हम समझते हैं। डायसी ऐसा पहला विचारक है जिसने राजनीतिक संप्रभुता और विधिक संप्रभुता को अलग करने का काम किया था। राजनीतिक संप्रभुता और विधिक संप्रभुता को अलग करने का काम किसने किया था? डायसी। इसलिए यहां पर उत्तर कौन सा सही होगा? डायसी। ठीक, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? विधिक या कानूनी संप्रभुता की अवधारणा? राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा? किसने राजनीतिक और विधिक संप्रभुता को सबसे पहले अलग किया था? इसलिए यहां पर उत्तर कौन सा सही होगा? डायसी। डायसी का मतलब है एवी डायसी। सोशल कौन सा विषय? पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री? केवल इकोनॉमिक्स? सोशल में 2 विषय होती है ना टीजीटी में। राजनीति शास्त्र की क्लास चल रही है, 12:30 बजे चलती है डेली। अभी बैठिए, टेस्ट है उसका सॉल्व कराया जा रहा है। और इसके बाद आप बैठिए, टेस्ट देखिए, जब खत्म हो जाएगा तो सारी बात बताएंगे। अभी इकोनॉमिक्स क्लास चालू नहीं है, अभी समय लग जाएगा इकोनॉमिक्स की क्लास में। राजनीति विज्ञान अगर पढ़ना चाहती है 12:30 बजे पर डे चलता है, और उसके बाद इतिहास चलता है। हाँ, हमें क्लास चलेगी लगभग 3 बजे तक।
अब थोड़ी सा क्लास चल रही है, ऑनलाइन है, आप बैठ जाइए, 3 बजे क्लास लाइव चल रही है ना, तो इसलिए बहुत बता नहीं पाएंगे, थोड़ा सा बैठिए बताते। ठीक, वहीं बैठिए देखते रहिए, राजनीति विज्ञान चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज शोषण से क्या होगा, मुक्त होगा। ठीक, ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, समाजवाद बोलेंगे। समाजवाद, समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में यही होता है कि उत्पादन, उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन, और वितरण, उत्पादन और वितरण, इस दोनों का क्या कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मतलब सरकार अपने हाथों में ले ले, और जो निजी संपत्ति है, निजी प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति का क्या कर दिया जाए, उन्मूलन कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी, समाजवाद। तो इसमें हम कौन सा सही विकल्प करेंगे, समाजवाद। तो समाजवाद की क्या परिभाषा आई, उत्पादन एवं वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण तथा निजी संपत्ति का क्या हो जाए, उन्मूलन। ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं समाजवाद। अगर यहीं पर क्वेश्चन बने कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अब अगला है क्वेश्चन, ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ओम्बुड्समैन। ठीक, तो सबसे पहले एक शब्द आता है ओम्बुड्समैन। ठीक, ओम्बुड्समैन क्या है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। ओम्बुड्समैन, अंकुश, नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है ओम्बुड्समैन। और यह ओम्बुड्समैन की अवधारणा सबसे पहले कहां आती है, स्वीडन में, स्वीडन में। और इसी ओम्बुड्समैन के को आधार बनाकर, इसी को आधार बनाकर, इसी को बेस बनाकर भारत में करप्शन पर अंकुश लगाने की अवधारणा कौन सी आई, लोकपाल। और राज्य में कौन सी अवधारणा आई, लोकायुक्त आई। क्या चीज, इनके खिलाफ न्यायालय में इनको साबित कदाचार, मिसबिहेवियर है, हटाने का इनका प्रावधान है जैसे जजों को। इसका मतलब कि ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे कनेक्ट करेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त। ओम्बुड्समैन क्या करता है, करप्शन पर नियंत्रण लगाता है। किस देश में, भारत में करप्शन पर नियंत्रण कौन लगाएगा, राज्य में करप्शन पर भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष हैं, पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष हैं भारत के प्रथम लोकपाल, पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? उदारवादी गोखले उदारवादी हैं? इसमें बताइए, पहले इसमें बताइए उग्रवादी कौन कौन से हैं? उग्रवादी का मतलब एक्सट्रीमिस्ट है। अरे 3 नाम आता, इतिहास पढ़ते होंगे, लाल, बाल, पाल। ये 3 सबसे खतरनाक उग्रवादी हैं। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, हाँ, पाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल। इसमें से तिलक किस में चले गए? ठीक। और लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस भी क्रांतिकारी हैं एकदम पूरी तरह से। तो इसमें उदारवादी कौन बने? गांधी जी के गुरु कौन हैं? अरे गांधी बाबा, सीमांत गांधी नहीं, गोखले, यही गोखले हैं। ये ना गांधी है सीमांत गांधी, वो अब्दुल गफ्फार हैं, गुरु हैं। गांधी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले कैसे हैं? उदारवादी। बाकी लाला लाजपत राय उग्रवादी, बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी, सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन किसकी है? गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में तो गांधी जी कहते थे साधन, साधन का मतलब माध्यम, जितना साधन अच्छा होगा उतने अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अर्थात साध्य की प्राप्ति होगी, ये गांधी कहते थे। इसका मतलब कि गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में किसकी देन है? साध्य और साधन की पवित्रता। गांधी कहते थे यदि आप बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो आम नहीं फलेगा, ठीक, क्योंकि साधन आपका क्या है? गलत, तो लक्ष्य आपका सही नहीं होगा। इसका मतलब जब अच्छा काम करेंगे, साधन अच्छा होगा, तो परिणाम भी क्या होगा? अच्छा होगा। इसी को बोला जाता साध्य परिणाम। परिणाम हो गया साध्य, और साधन का क्या मतलब हो गया? माध्यम। तो गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में किसकी देन सबसे अच्छी है? साध्य और साधन की पवित्रता। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय आधुनिक चिंतन को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर। ठीक, इसका उत्तर कौन है? भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर आधुनिक मनु, क्योंकि मनु ने क्या लिखा है? मनु स्मृति। तो मनु स्मृति में क्या है? विधि और विधान। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा है? संविधान, और संविधान में क्या है? विधि और विधान। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं करे तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? मतदाता कर सकता है, मतदाता। ठीक, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? राज्य का कर्तव्य होता है, राज्य का कर्तव्य है। और इसको किस भाग में रखा गया है? भाग 4। और इसकी विचारधारा कहां से ली गई है? आयरलैंड से। रसिया से मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से मूल अधिकार। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है,
इन तत्वों में कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। मौलिक अधिकार है लेकिन नीति निदेशक तत्व नहीं है। मौलिक अधिकार है, कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन कौन सा है? नीति निदेशक तत्व है। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलेगा? अनुच्छेद 39। समान आचरण संहिता या कॉमन सिविल कोड, यह भी नीति निदेशक तत्व है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 44। बेकारी जीवन यापन, यह भी नीति निदेशक तत्व है और इसका मिलेगा अनुच्छेद 41। और यहां पर लिखा गया निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, और यह निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा कितने किसके बीच है? 6 से 14। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 21 का। इसमें से मूल अधिकार कौन सा हो गया? इसमें से विकल्प में डी, इसमें से हम कौन सा सही करेंगे? डी सही करेंगे। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? अनुच्छेद 88 76 में क्या लिखा गया है? महान्यायवादी। और जब अनुच्छेद 88 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88। इसमें से हम कौन सा विकल्प सही करेंगे? बी विकल्प सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है, जिसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ना उसे स्थानांतरित किया जा सकता। स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः मिल जाता है। हाँ, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकारों की बात किसने किया है? जॉन लॉक। और जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार, और इसमें किस अधिकार की बात करते हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार कौन सा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक कौन से हैं? जॉन लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, निर्माण। ठीक, इसमें से हम कौन सा विकल्प सही करेंगे? सी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। अगर आप करेंगे तो क्षेत्रवाद के तत्व बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, अब हमारा नेता कहे कि जितने भोजपुरी बोलते हैं सबका एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, तब क्षेत्रीयता के तत्व उभर कर क्या आ जाएंगे? सामने। इसीलिए लिखा गया है कि क्षेत्रवाद के उदय का कारण भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के सामान्य इच्छा का तात्पर्य क्या है? सामान्य इच्छा, जनरल विल। जनरल विल, सामान्य इच्छा।
सामान्य इच्छा का क्या तात्पर्य है? नहीं, अधिकतम लोगों की अधिकतम इच्छा नहीं तो उपयोगितावाद हो गया। जनमत की इच्छा अधिकतम लोगों के हित में, जो समस्त समुदाय के हित में हो, लेकिन यहीं पर होगा वह समस्त समुदाय के हित में हो लेकिन पर्सनल हित ना हो, ठीक, सामान्य हित हो, सामान्य लोगों के हित की बात हो, के हित, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं। अगर व्यक्तिगत हित की बात करेंगे तब रूसो की सामान्य इच्छा नहीं होगी। अगर जनता के हित की बात करेंगे तब जाकर के सामान्य इच्छा होगी। जनरल विल का मतलब किसके हित? जनता का हित या सभी का हित होगा, तभी, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा, पर्सनल कुछ उसमें होगा नहीं, समाज के कल्याण की अगर बात होगी तब उसको बोला जाएगा सामान्य इच्छा, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, ठीक, पर्सनल हित में नहीं, जिसको लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, जनता का कल्याण, अपना कल्याण नहीं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4। ये कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और सबसे ज्यादा परिभाषा किसकी मान्य है राज्य के संदर्भ में? गार्नर की सबसे मान्य परिभाषा है। गार्नर कहते हैं राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के संदर्भ में सबसे मान्य परिभाषा किसकी है? गार्नर की। अगला क्वेश्चन है, रक्त संबंध से समाज बनता है, समाज से राज्य की उत्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? मैकाइवर है। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति, यह कथन किसका है? मैकाइवर। इसमें कौन सा विकल्प सही करेंगे? डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से अधिकार हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये किसके लिए हैं? केवल भारतीय नागरिकों के। तो अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो इसमें हम कौन सा सही करेंगे? ए। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। हो गया?
अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो खुला होगा ना, पिछला वाला हो सकता है इसीलिए नहीं चलता है। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त तथा समस्त कार्य अनिवार्य माने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी विचारधारा है? लोक कल्याणकारी। और लोक कल्याणकारी राज्य के जनक कौन? हेनरी बेवरिज। हेनरी बेवरिज। हेनरी बेवरिज ब्रिटेन। ये कहां की हैं? ब्रिटेन। हेनरी बेवरिज, लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। निम्न में कौन सी विशेषता फांसीवाद में नहीं पाई जाती? फांसीवाद, ठीक, पाई जाती है। ठीक, पहले जानते हैं फांसीवाद। फांसीवाद का जन्म कहां हुआ? इटली। और इसके नेता कौन है? मुसोलिनी। ठीक, फांसीवाद। तो फांसीवाद कोई विचारधारा पर्सनल नहीं है, यह कई विचारधाराओं का मिक्स है। और फांसीवाद जो है राज्य को श्रेष्ठ मानता है, राज्य को श्रेष्ठ मानता है। मैं कहता सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो फांसीवाद प्रजातंत्र का विरोध करेगा हमेशा और एकदम निरंकुश शासन की बात करेगा। प्रजातंत्र का क्या होगा? विरोधी। तो इसमें कौन सी विशेषता, इसमें हम क्या सही करेंगे? प्रजातंत्र का विरोधी। फांसीवाद प्रजातंत्र का क्या है? विरोधी। तर्क बुद्धि का विरोधी है, कहता कोई लॉजिक मत लगाइए, कोई तर्क मत दीजिए, सब कुछ राज्य में है, राज्य के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दीजिए। इसीलिए का फांसीवाद कहता है जिसे जीना होगा उसे युद्ध करना होगा। जिस प्रकार महिला के लिए मातृत्व जरूरी है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए युद्ध जरूरी। कोई दिमाग मत लगाइए, एकदम अपने आप को क्या कर दीजिए? कुर्बान कर दीजिए। भारत में भाषा के आधार पर, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब हुआ था? 1956। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली थे। फजल अली। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्र सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा
2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्र सूची के विषय को कौन सा विषय घोषित कर दे? राष्ट्र सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास हो जाएगी? संसद के पास। यहां पर लिखा गया राष्ट्र सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा। अब अगला है, गांव में पंचायत के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15। अधिकतम कितनी हो सकती किसी गांव में सदस्यों की संख्या? और कम से कम कितनी हो सकती है? 9। ठीक। किसी गांव में सदस्यों की संख्या, सदस्यों का संख्या का मतलब ग्राम पंचायत सदस्य हैं, प्रधान नहीं, जिसको गांव में बोलते हैं मेंबर सदस्य, प्रधान नहीं। तो किसी भी गांव में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम कितनी हो? 9। 9 से कम नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1955। सी विकल्प है नागरिकता अधिनियम 1955। और इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। पहला जन्म, दूसरा वंशक्रम, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण और 5वां भूमि के अर्जन द्वारा। इसमें हम कौन सा सही करेंगे? 1955। कौन सा विकल्प सही हुआ? सी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके होती हैं? संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? अवन कुमार जी, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली को भारत ने किस देश से लिया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली में जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, उसके कितने मुखिया होते हैं? एक को क्या बोलते हैं? एक नाम मात्र और एक वास्तविक, 2 मुखिया होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियां किसके पास होंगी? संसद कहां है? संसदीय शासन प्रणाली तो चल रही। राष्ट्रपति में नाम मात्र की होती है, नहीं, प्रधानमंत्री उसका नेता होता है। मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री उसका नेता है मंत्री परिषद का। अगर मंत्री परिषद विकल्प नहीं होता तब प्रधानमंत्री लगाते, क्योंकि अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसका नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री। इसलिए यहां पर कौन सा सही करेंगे? मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह जो आप देखे होंगे मोबाइल पर, फेसबुक पर कुछ डाटा प्रकाशित किए जाते हैं सरकार के खिलाफ। मोदी खराब है, मोदी सरकार खराब है, अखिलेश खराब है, राहुल गांधी खराब है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? दबाव समूह। तो दबाव समूह पर्सनल नहीं चुनाव लड़ता है, अपने हित की बात करता है। इसका मतलब अपने सदस्यों को, हितों को क्या करना? विकसित करना। मोदी के खिलाफ बोलेंगे बार बार तो मोदी जी हमारे एक आदमी को नौकरी दे देंगे, इसके बाद बोलना हम बंद कर देंगे।
प्रेशर बनाना, प्रेशर ग्रुप्स दबाव समूह। जैसे अखिल विद्यार्थी परिषद क्या है? दबाव समूह, पार्टी नहीं है। ABP नाम सुने होंगे, हाँ दबाव समूह में आता है। ये सब क्या होते? दबाव समूह, अपने हितों की बात करते हैं। नहीं तो उसका उद्देश्य क्या है? हाँ तो इसका सबका काम होता है दबाव समूह, क्योंकि दबाव समूह संगठित भी होते हैं और असंगठित भी होते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। अगला है संसद के संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब संयुक्त बैठक। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? 108। और जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? 108 राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। अगला संघीय लोक सेवा आयोग, अभी कल पढ़ाए थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी नियुक्ति कौन करता है? अगला राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग विकल्प पे ना है, तब किसको लगाएंगे? उत्तराधिकारी कहां विकल्प में है? गवर्नर का मतलब राज्यपाल हो जाएगा। गवर्नर का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक। मुख्यमंत्री का मतलब योगी जी। मुख्य सचिव का मतलब भारत सरकार का मुख्य सचिव हो सकता है, राज्य सरकार का भी हो सकता है। अब बचा कौन सा विकल्प है? बस जब निर्वाचन आयोग नहीं है तब निर्वाचन अधिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसकी देखरेख में जिले में शांति व्यवस्था? जिले का मालिक कौन होता है? डीएम, जिला अधिकारी। उसी के देखरेख में जिले में क्या होता है? ये जिले का क्या है? मालिक। सारी घटना की जानकारी किसके पास रहती है? डीएम। जब जिले का मालिक डीएम है तो उसमें का एसपी लगा देंगे क्या? वो गलत है। जिले का मालिक कौन होता है? डीएम के अंडर में एसपी काम करता है। सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? डीएम। रिपोर्ट किसको लगाएगा? डीएम। डी रिपोर्ट लगाने का काम कौन करता है? डीएम। भाई पुलिस कप्तान है, वो तो आएगा मारपीट करके लाठी काट के चला जाएगा, पीट पाट करके गोली से मार करके, लेकिन सरकार पूछेगी किससे? रिपोर्ट कौन लगाएगा? जवाबदेही कौन बनेगा? बस। मुख्य लेखा अधिकारी। मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करता? मुख्य लेखा अधिकारी का मतलब सीएजी। सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की जा रही है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की जांच करता, सरकारी उद्योग की, राज्य सरकार की, नगर निगम की जांच नहीं करता। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, प्रशासनिक अधिकारी की विशेषता नहीं है? अक्षम्यता। वो एकदम सक्षम आदमी है। इसमें से क्या आंसर लगाएंगे? अक्षम्यता। सक्षम है, एबल है, योग्य है, एग्जाम देकर आए हैं, बहुत मजबूत हैं, गोपनीयता बनाए रखेंगे, तटस्थ रहेंगे, अस्थाई रहेगा उनका कार्यकाल, लेकिन अक्षम्यता उनकी विशेषता नहीं है। उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद बताइए। सबका नहीं चाहता है, कहां सबका? वो सामान्य इच्छा थी रूसों की। निर्धनों का हित नहीं चाहता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म। लिब्र, क्या स्पेलिंग होगी इसकी? लिबरलिज्म। उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लिबर। लिबर, लिबर्टी नहीं तो डायरेक्ट स्वतंत्रता चले जाएंगे। लिबर शब्द से उत्पन्न हुई है, जिसका मतलब है स्वतंत्रता। ठीक, इसका मतलब उदारवाद का सेंस क्या हो गया? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। तो जब उदारवाद स्वतंत्रता की बात करेगा, इसका मतलब कि जो राज्य नामक संस्था है वह व्यक्ति के कार्यों में कम से कम क्या करे? हस्तक्षेप करे, तभी आप स्वतंत्र हो सकते हैं। यह धनवानों के हित की बात करता है। धनवान, अमीर, पूंजीपतियों के हित की बात करता है। और उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को। जॉन लॉक को। और उदारवाद का जन्म कहां होता है? ब्रिटेन में। उदारवाद, लिबरलिज्म किसकी अवधारणा है? धनवान, अमीर आदमी की। गरीब आदमी की अवधारणा होती लोक कल्याण, वेलफेयर। क्योंकि धनवान आदमी के पास पैसा है ना, वो अपने पैसे के दम पर अपना रोजगार चला सकता, उसको सरकार से नौकरी मांगने की आवश्यकता नहीं है। बस सरकार उसको क्या करे? टैक्स न वसूले, उसको जमीन जायदाद दे दे समझौते पर, और उसके उद्योग में कोई इंटरफियर ना करे। इसके बाद तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है। राजनीतिक व्यवस्था, संविधान प्रस्तावना में जब पढ़ेंगे तो प्रस्तावना के शब्दों का क्रम क्या है? हमने इसका कोड बताया था, यशस्वी लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर इसके बाद समाजवाद, फिर इसके बाद लोक कल्याण नहीं, लोकतंत्र, और इसके बाद गणतंत्र। इसमें संपूर्ण प्रभु संपन्न विकल्प में है ही नहीं। ठीक, अब भारत के संदर्भ में आते हैं। ठीक, भारत एक गणतंत्र है कि नहीं है? संसदीय व्यवस्था है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है? संघात्मक है कि एकात्मक है? एकात्मक नहीं है, संघात्मक। संघात्मक का मतलब केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। फांसीवाद विश्वास करता है राज्य किससे श्रेष्ठ है? पार्टी से, दल से। राज्य ही सब कुछ है। फांसीवाद क्या कहता है?
राज्य सब कुछ है। जैसे प्रेमी प्रेमिका क्या कहते हैं, वही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। जिएंगे उसी के लिए, मरेंगे उसी के लिए जहर भी खाएंगे। वही है फांसीवाद। सब कुछ राज्य के लिए करेंगे, जिएंगे मरेंगे, कुर्बानी कर देंगे। राज्य श्रेष्ठ है, किससे श्रेष्ठ है? दल से। राज्य श्रेष्ठ है, किससे श्रेष्ठ है? दल से। पहला विकल्प सही। इसीलिए लोग फांसियां लगाते हैं, वह फांसीवाद। भाषण की स्वतंत्रता किस प्रकार की शासन प्रणाली में आपको मिलेगी? लोकतंत्र। निम्नलिखित में कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन है? नेहरू जी हैं, चाचा नेहरू। जे.एस. मिल कल्याणकारी नहीं हैं। जे.एस. मिल स्वतंत्रता के समर्थक हैं। जे.एस. मिल स्वतंत्रता की बात करते हैं, और यही एक ऐसा इंसान है जो पागलों को भी स्वतंत्रता की बात को देता है, मूर्खों को भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। जे.एस. मिल कहता है कि 10 मूर्ख में 9 खराब हो सकते हैं, एक टैलेंट हो सकता है। मतलब 9 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, लेकिन एक आध दो किसी मुद्दे पर उसका दिमाग सही हो सकता है। ऐसा नहीं है पागल हमेशा हर वक्त हर चीज गलत सोचते हैं, कुछ सही भी सोच लेते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं सोच पाता है। क्या सोचते हैं पागल को हम बता दें। जैसे रोड पर पशु है तो सामान्य आदमी पशु को नहीं भगा सकता, लेकिन अगर पागल है तो पशु के सामने आराम से जाएगा, उसको भगा देगा, पशु भाग भी जाएगा, क्योंकि पशु भी समझता है कि हमारे हिसाब से आदमी मिल चुका है, जंगली आदमी भी आ गया है, इससे कोई डर नहीं है। वो अपने हिसाब से बिरादरी का समझ लेता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कितनी बार हो सकती है? न्यूनतम 2 बार। 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैपिंग कितने महीने की हो सकती है? 6 माह सामान्यतः, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से ऋतु कितने हैं? 3, मेन 3 है, गर्मी, जाड़ा, बरसात। तो 3 सत्र होते हैं। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, बरसात को मानसून बोला जाता है। पढ़े लिखे लोग मानसून बोलते हैं, हम लोग बरसात बोलते हैं। बरसात सत्र ठीक बोलना उचित नहीं होता है, मानसून बस। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? बहुदलीय कहा? निर्वाचन आयोग पढ़ाए थे, कौन दली है? एक दली न है, 2 दली। और किस देश में 2 दली है? ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका में 2 दल कौन कौन से हैं? एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिक। और ब्रिटेन में कौन सी पार्टी है? कि लेबर पार्टी, एक कंजरवेटिव। ये तो जब निर्वाचन आयोग पढ़ाए थे बताए थे। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? अब यहां राज्य ही लगाएंगे।
जबकि नागरिक शास्त्र के अध्ययन, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय राज्य है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का विषय राज्य नहीं है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का विषय है जो राज्य के नागरिक हैं उनका अध्ययन। नागरिकता विकल्प नहीं हो सकता। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय, 3 स्तरीय, द्विस्तरीय संथानम नहीं है। अशोक मेहता द्विस्तरीय है, 3 स्तरीय। अशोक मेहता कैसे द्विस्तरीय है? रीजनिंग लगा दीजिए। देखिए, अशोक 1 स्तर, मेहता 2 स्तर, बलवंत 1 स्तर, राय 2 स्तर, मेहता 3 स्तर। तो अशोक मेहता 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय। 1957 में ये कमेटी बनी थी और ये 1977 में। इसमें 2 स्तरीय कौन है? अशोक मेहता। सी विकल्प सही है। भारत में 3 स्तरीय लागू है। बलवंत राय मेहता गांव स्तर पर गांव पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन। उन्नीस 1946। ये सही, कैबिनेट मिशन 1946। अगला, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य का कर्तव्य। यहां राज्य का अर्थ क्या है? कानून बनाने वाली संस्था। तो कानून कौन बनाती है? सरकार बनाती है। इसलिए यहां विकल्प क्या मारेंगे? सरकार। संघात्मक, संघात्मक का मतलब क्या होता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। बैठिए बैठिए, एकदम खत्म होने वाला है। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र ही सब कुछ है, केंद्र एवं राज्यों की 2 सरकारें। क्योंकि जब बंटवारा होगा तो सरकारें क्या हो जाएंगी? 2। इसमें से कौन सा सही करेंगे? ए सही करेंगे। स्वराज्य पार्टी की स्थापना का मुद्दा क्या था? गांधी जी जब असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 में वापस ले लिए तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और चित्तरंजन दास। ठीक। काउंसिल प्रवेश मतलब हम चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे और सरकार को कार्य करने में असहयोग उत्पन्न करेंगे। यहां पर आप क्या सही करेंगे? काउंसिल प्रवेश सही करेंगे। सी विकल्प सही करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एम.एन. राय नहीं है, सुभाष चंद्र बोस। आपको भारतीय विचारक में गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना पढ़ना है। तो जब फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी कहानी कहां शुरू होती है? 1938 कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1938 कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर होता? हरिपुरा। हरिपुरा कहां है? गुजरात। इसके अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस है।
दूसरा अधिवेशन होता 1939, और ये कौन सा अधिवेशन है? त्रिपुरी, और इसमें भी त्रिपुरी कहां पर है? एमपी में, और इसके अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, इसी अधिवेशन में गांधी जी एक उम्मीदवार खड़ा किए थे, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो गांधी बोले कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देते हैं और किस संगठन की स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है। इसमें हम क्या आंसर लगाएंगे? सुभाष चंद्र बोस आंसर लगाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी में फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव माइंड, ठीक, क्रांतिकारी विचारधारा। तो उस समय जो भी क्रांतिकारी हैं, सुभाष चंद्र बोस को लोग क्रांतिकारी कहते हैं, वामपंथी भी कहते हैं। वामपंथी इसलिए कहते हैं क्योंकि गांधी जी की नीति से सुभाष चंद्र बोस पसंद नहीं करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और यहां पर भी जो मोदी जी के पसंद के उम्मीदवार नहीं है उनको लोग क्या बोलते हैं? वामपंथी। जैसे देखे होंगे जो सरकार की बुराई करने वाले लोग हैं, इसका कॉन्सेप्ट आता है फ्रांस से। फ्रांस का राजा बीच में बैठा है, देख रहे, बता दे रहे हैं ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है? ये फ्रांस से निकल के आता है। तो राजा की गद्दी कहां होती थी? बीच में। इधर मंत्री बैठे थे, इधर मंत्री बैठे थे। जो राजा के समर्थक थे वह किधर बैठते थे? दाहिनी ओर। और जो राजा के विरोधी थे उधर कैसे बैठते थे? बाईं ओर। ठीक, इसका मतलब जो समर्थक होगा वो क्या कहलाएगा? दक्षिणापंथी। जो सरकार का विरोधी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वामपंथी। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जो सरकार के विरोधी है वामपंथी। सुभाष चंद्र बोस को वामपंथी, क्योंकि कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, वामपंथी। जैसे कन्हैया कुमार वामपंथी, क्योंकि सरकार का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव वामपंथी, योगी जी का विरोध कर रहे हैं। जो सरकार के समर्थक हैं उनको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणपंथी। वो बाद में कॉन्सेप्ट आया, वामपंथ और दक्षिणापंथ का कॉन्सेप्ट यही है। ये नहीं करा है? अच्छा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बनता है? 1945 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? हेग। हेग। हेग कहां पर है? नीदरलैंड। और न्यूयॉर्क क्या है? यूएन का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, यह स्टेटमेंट किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हीं के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम क्या हैं? इन्हीं की बहन है शर्मिला टैगोर।
शर्मिला टैगोर की शादी किससे हुई है? नवाब पटौदी से। नवाब पटौदी का बेटा कौन है? सैफ अली खान। उनका बेटा कौन है? तैमूर। 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता के इच्छा से हुई है? सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता सिद्धांत के मेन समर्थक कौन कौन से हैं? हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो। सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसी है? समझौते द्वारा हुई है, अर्थात यांत्रिक है। अर्थात राज्य कैसी संस्था है? मानवीय संस्था है, दैवी संस्था नहीं है। इसमें हम सही करेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, गत कुछ दशकों में भारतीय राज्यों ने अधिक शक्ति की मांग की है। राज्य, स्टेट, मतलब यूपी बिहार की बात की जा रही है यहां पर। यूपी बिहार छत्तीसगढ़ की बात कही जा रही है। किस क्षेत्र में अधिक मांग की है? वित्तीय क्षेत्र में। पी को सही करेंगे। लेवियाथन का लेखक कौन है? हॉब्स। लेवियाथन हॉब्स ने किस वर्ष लिखा है? मैकियावेली की रचना कौन है? बोदा की, हॉब्स की, अरस्तू की? पॉलिटिक्स। और बोदा की अभी बताए थे 6 बुक्स कंसर्निंग द स्टेट। इसी में सॉवरेंटी शब्द का प्रयोग करता है बोदा। सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग करता है बोदा। 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट। कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी है? एकल संप्रभुता का सिद्धांत। एकल का मतलब संप्रभुता विभाजित नहीं है, एक ही जगह एक ही व्यक्ति में केंद्रित है। इसका विरोधी कौन होगा? बहुलवाद। बहुलवाद कहता है संप्रभुता संघों में बंटी है, और जबकि एकलवाद कहता है संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित है, और वह व्यक्ति कौन है? राजा। संघों में बंटी है। बहुलवादी कहता है कि जैसे राज्य एक संघ है, उसी तरह से एक परिवार भी एक संघ है, बाजार भी एक संघ है, चर्च भी एक संघ है। राज्य से केवल क्या पूर्ति की जा सकती है? राजनीति का आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। परिवार से पारिवारिक आवश्यकता, खाने पीने की वस्तुएं बाजार से, और धार्मिक चीजें कहां से? चर्च से। इसलिए जितना राज्य महत्वपूर्ण है, उतना ये भी संगठन महत्वपूर्ण है। इसलिए संप्रभुता संघों में क्या है? बंटी है। बहुलवादी। और बहुलवादी के समर्थक 2 लोग हैं, एक मेटलैंड है और एक गियरके हैं। ये 2 विचारक हैं बहुलवादी।
और एकलवादी में कौन कौन से विचारक आएंगे? सब एकदम तानाशाह वाले। एकलवादी में हाफ्स आएगा, लाक आएगा, लाक को न रखा जाए, रूसो, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाएंगे। और ऑस्टिन सबसे खतरनाक है। ऑस्टिन कहता है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने दी है? जनता में है। अगर लोकप्रिय संप्रभुता की बात की जाए तो इसकी जनक किसको माना जाता है? रूसो। राजनीतिक संप्रभुता का जनक किसको माना जाता है? राजनीतिक, लॉक। विधिक या वैधानिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता, हाफ्स। आंतरिक संप्रभुता, गार्नर। बाह्य संप्रभुता, ग्रेसियस। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में। सी विकल्प को सही करेंगे। लोकप्रिय संप्रभुता रूसो, राजनीतिक संप्रभुता लॉक, विधिक संप्रभुता हाफ्स, आंतरिक संप्रभुता गार्नर, बाह्य संप्रभुता ग्रेसियस। और संप्रभुता शब्द को देने का सबसे पहले काम किसने किया? बहुधा। 6 बुक कंसर्निंग द स्टेट या रिपब्लिक। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? जैसे आदमी का धीरे धीरे क्या होता है? विकास। वैसे राज्य का धीरे धीरे क्या हुआ है? इसलिए हम इसको कौन सही करेंगे? विकासवादी सही करेंगे। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? राज्य के 4 तत्व हैं। जनसंख्या है, पॉपुलेशन, भूभाग है, सरकार है, और जो मेन तत्व है संप्रभुता। इसे राज्य की क्या कहते हैं? आत्मा, प्राण। इसमें कौन सा सही करेंगे? संप्रभुता को हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे? सत्ता, सॉवरेंटी। सी विकल्प सही। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नहीं है? 1 करोड़ का प्रश्न है। पटेल जी बता सकते हैं? राजस्थान राज्य नहीं है, लेकिन है तो। राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान के पास 3 चीज है। सरकार है कि नहीं? भूमि है, जनसंख्या भी है, संप्रभुता नहीं है। ठीक। संप्रभुता किसके पास है? भारत सरकार के पास। इसलिए राजस्थान राज्य राजनीति विज्ञान के अनुसार नहीं है। क्या चीज? क्या? तो पैसा जब आएगा तो दिया जाएगा। जैसे नीति निदेशक तत्व क्या है? भविष्य का वादा। जब पैसा आएगा तो सुविधा आप पाएंगे। जैसे अगर योगी बाबा से कहें आप हमको आईफोन दे दीजिए, स्मार्टफोन दे दीजिए, सबको आप लैपटॉप दे रहे हैं, तो योगी जी कहेंगे हमारे पास पैसा अभी नहीं है, अगला चुनाव का इंतजार करिए, उस दौरान घोषणा होगी, तब हम आपको उसी दौरान देंगे, अभी पैसा नहीं। राजनीति शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? लेकिन अगर यहीं पर लिख दे नागरिक शास्त्र का, बेंजामिन फ्रैंकलिन।
ठीक। अब अंतर क्या है? नागरिक शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? नागरिकों का अध्ययन करते हैं, सिटीजन का अध्ययन करते हैं। और राजनीति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? राज्य। राजनीति विज्ञान के अरस्तु हैं, नागरिक शास्त्र के बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, बस यही तक। कितना सही बात है जी, बताओ। में 20, ईमानदारी से अगर 40 सही होगा, ईमानदारी से अगर ईमानदारी से 40 सही कर देते हैं, ये भी हल्का था ना। पे चलने वाला है ना, संविधान 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, चक्री चलता